हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक का शीर्षक है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का एक भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और इसके अलावा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सभी अधिकारों के बारे में मैं बारी बारी से व्याख्या करूंगा अगले दिनों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समता का अधिकार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके लिए हमें सोर्स की ओर ध्यान देना होगा। पहला जो सोर्स है वो है बिल ऑफ राइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये डिक्लेरेशन फ्रांस की क्रांति जो 1789 में 1789 में हुई थी, उसमें जो डिक्लेरेशन दिया गया था और नागरिकों के अधिकार दिए गए थे। उसके अलावा स्वराज बिल ऑफ 1895 जो लोकमान्य तिलक के द्वारा उनके नेतृत्व में फंडामेंटल राइट्स का एक चार्ट तैयार किया गया था। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट 1928, इसमें भी विशद रूप से मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, बहुत सारे अधिकारों के बारे में इस नेहरू रिपोर्ट में चर्चा की गई थी। और इसके बाद में सप्रू कमेटी 1945, जैसा कि आप जानते हैं कि तेज बहादुर सप्रू एक उदारवादी नेता थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, तो उनके द्वारा 1945 में एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसमें कि विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया था उन्होंने। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार को तैयार करने में महती भूमिका निभाई है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में लिखा है कि आखिर मौलिक अधिकार के क्या प्रकृति होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो नंबर 1 कि नॉट नेचुरल राइट्स, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। सारे मौलिक अधिकार को जो अभी हमने बताया 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, उन सभी मौलिक अधिकार को विस्तृत रूप से हमारे संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। मूल संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी माने संपत्ति का अधिकार भी था धारा 31 में, लेकिन 1978 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया और उसके बदले में एक वैधानिक अधिकार के तहत में धारा 300A में उसका समावेश किया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि हमारे देश में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मौजूद हैं, जिसके बारे में प्रत्येक दिन मैं अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करूंगा।
तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल राइट्स नहीं है, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, सारे मौलिक अधिकार को विस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया गया है और हमारे जुडिशरी के द्वारा केवल उन्हीं मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में निर्णय किए जाएंगे जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यह नहीं होगा अमेरिका के संविधान के तरह कि द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की जो आत्मा है उसके आधार पर कोई जजमेंट पास नहीं किए जाएंगे। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भी अनरेमुनरेटेड जो राइट्स हैं उसको व्याख्या करने का अधिकार हमारे जुडिशरी को नहीं है। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उसी के तहत में उन्हें व्याख्या प्रस्तुत करना है कि क्या संबंधित कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा या किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अगर कोई कानून पास किया जाता है जो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो टू दैट एक्सटेंट, उस सीमा तक मौलिक अधिकार को हमारे न्यायपालिका के द्वारा खत्म किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निरंकुश नहीं है। उन अधिकारों पर विभिन्न प्रकार के अवरोध लगाए गए हैं। जैसे मैं जब राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से देश की सार्वभौमिकता, पब्लिक ऑर्डर, दूसरे देशों के साथ रिलेशन इत्यादि के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। उसी तरह से संविधान में स्पष्ट रूप से यह व्याख्या है, हालांकि अभी हम बताएंगे कि समता का अधिकार तो है, लेकिन विभिन्न जो उपबंध हैं, एक्सेप्शन हैं, उसके तहत में राज्य को यह अधिकार है कि वो विशेष प्रकार का प्रोविजन करे। किसके लिए? जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके बेहतर के लिए, उनके अच्छे के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी राज्य कर सकती है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है कि हैविंग निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कोनोटेशन। बहुत सारे जो मौलिक अधिकार के जो हिस्से हैं उसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है और कुछ में नकारात्मक पहलू है। जैसे कि यदि आप राइट टू इक्वालिटी में समता का अधिकार देखेंगे तो पहला लाइन क्या है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो ये तो पॉजिटिव बात है। और उसी तरह से बहुत सारे निगेटिव हैं कि राज्य महिलाओं के लिए, शुल्क ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के बेहतरी के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू का समावेश है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं धारा 32 के तहत में, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार मैंने बताया। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में
जिसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, तो वो जस्टिसेबल नहीं है, वो नॉन जस्टिसेबल है। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पहलू है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के आत्मा बताया था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। क्यों? कि वहां पर यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां से उसे रिलीफ मिल सकता है। इसके बाद में एमेंडेबल राइट्स, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं और मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो मौलिक अधिकार हैं उसको संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन धारा 368 जो संशोधन की धारा है उसको भी संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक राइडर लगा दिया, और वो क्या था कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या एग्जीक्यूटिव बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता है। लेकिन उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से पहलू शामिल हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अनलिमिटेड पावर हो गए हैं और किसी भी कानून को वह धराशायी कर सकता है इस आधार पर कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कोई आदेश या कानून पास किए गए हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन करता है, माने भारतीय संविधान के ढांचा को उल्लंघन कर रहा है और इस आधार पर वो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में अनलिमिटेड पावर हो गए हैं। तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश में हमारे संविधान में है वो एमेंडेबल है, उसको संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम क्या देखते हैं? सस्पेंडेबल राइट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब देश में धारा 352, 356, 360 के तहत में अगर आपातकाल लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो विभिन्न जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर सकती है, माने निलंबित कर सकती है। लेकिन धारा 20 और धारा 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो अक्षुण्ण रहेगा। वो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, जब मैं राइट टू फ्रीडम के बारे में लेक्चर लूंगा तो उस समय में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो धारा 21 में है और धारा 20 में जो बहुत सारे जो उपबंध लिखे गए हैं उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोस्तों स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है तो जो पूर्व में जो कानून चल रहे थे वो बाद के वर्षों में आज़ादी के बाद जब हमारा ये संविधान लागू हुआ तो उन कानूनों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब उन्होंने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स केस में स्पष्ट रूप से व्याख्या किया कि डॉक्ट्रिन कैन बी एक्सटेंडेड टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल। तो जो पहले भारत के संविधान लागू होने से पहले जो हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक उपबंध, जैसे 1935 का एक्ट या 1919 का एक्ट जो पूरी तरह से डोरमेंट हो गया था, सुप्तावस्था में हो गया था, वो अब उन कानूनों को भी
लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अब इसके बाद में मैं राइट टू इक्वालिटी जो हमने अभी बताया, तो इसके शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान में उपलब्ध है। राइट टू इक्वालिटी में समता का अधिकार, जिसका उल्लेख धारा 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख धारा 19 से लेकर के 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो धारा 23 और 24 में उसका उल्लेख है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उल्लेख धारा 25 से लेकर 28 तक है। और इसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं, वो है धारा 29 और 30 में इसका उल्लेख है। और इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका उल्लेख धारा 32 में है। धारा 31 में जो संपत्ति का अधिकार था मूल संविधान में, उसको 1978 में जनता गवर्नमेंट के समय 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे खत्म किया गया है और उसे अब एक वैधानिक कानून रहने दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि राइट टू इक्वालिटी माने समता का अधिकार क्या है। व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहला लाइन क्या है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले लाइन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। व्हाट डज दिस इंडिकेट? एनी पर्सन का मतलब क्या होता है? मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन। अगर फॉरेनर्स भी यहाँ हिंदुस्तान में कुछ दिनों के लिए आया और उसके साथ में मारपीट होती है, तो उसको भी कानून का प्रोटेक्शन उसी प्रकार से मिलेगा जैसे एक हिंदुस्तानी को मिलेगा। तो दोस्तों, पहला तो यह है कि हर एक व्यक्ति को राइट टू इक्वालिटी और समता का अधिकार मिला हुआ है। कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, आर्थिक रूप से कोई संपन्न है, कोई गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं है। संविधान ये कहता है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक और द स्टेटस दैट ही इज ऑक्यूपाइंग। तो इस तरह से समता मूलक समाज की स्थापना हमारे संविधान के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये जो समता का अधिकार है वो कहां से बोरो किया गया है, कहां से उधार लिया गया है? रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? वो है रूल ऑफ लॉ, माने कानून का शासन। मतलब यह है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है और हर एक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। और वहीं से रूल ऑफ लॉ से हमारे संविधान निर्माताओं ने ये राइट टू इक्वालिटी माने समता का अधिकार लिया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा कि नो मैन इज अबव लॉ, हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। तीसरा, एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई भी क्रियाकलाप करता है, तो ही विल बी विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, और कोर्ट उसके कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एन एब्सोल्यूट लॉ। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि एक निरंकुश नहीं है। ये जो समता का जो नियम है जो वो निरंकुश नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
कि कुछ मामले में राज्य को अपवाद मिले हुए हैं। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर वो अपने कार्यों के लिए किसी भी कोर्ट के समक्ष आंसरेबल उत्तरदायी नहीं है। नंबर दूसरा, कोई भी आपराधिक केस राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर नहीं चलाया जा सकता है जब वो अपने पद पर हैं। तीसरा, कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन जब वो ऑफिस डिमिट करते हैं, छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के नोटिस के बाद में उनके खिलाफ में सिविल सूट दायर किया जा सकता है। चौथा, कि सूट और अदर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन बी इनिशिएटेड, जहां पर कि रिलीफ मांगा गया हो। अगर गवर्नमेंट ने कोई, मान लीजिए कि आपके साथ में अत्याचार किया है और आपने गवर्नमेंट के खिलाफ में सूट दायर किया है और ऐसी स्थिति में आपने कंपनसेशन मांगा है, तो ये एक वैधानिक कृत्य है और इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जहां पर हम प्रेसिडेंट, केंद्र के मामले में प्रेसिडेंट को पार्टी बनाते हैं, राज्य के मामले में गवर्नर को पार्टी बनाते हैं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि गवर्नर को या प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिला हुआ है तो उनको पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। तो जहां पर रिलीफ मांगा गया है, सिविल सूट दायर की गई हैं, वहां पर राष्ट्रपति को या गवर्नर को पार्टी बनाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, लेकिन उसका भी अब बाद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर के मामले में आप क्या पाते हैं कि गवर्नर अपने पद पर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रह सकता है। प्रेसिडेंट मतलब कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक दुरूह प्रक्रिया अपनाई गई जिसको कि महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कहते हैं। और उसके तहत में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। ऐसे में प्रेसिडेंट यह नहीं कह सकते कि चूंकि हमें इम्यूनिटी मिली हुई है इसीलिए हमारे खिलाफ में इम्पीचमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका अपवाद है। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत, विभिन्न देशों के जो हमारे देश में मौजूद हैं, विभिन्न देशों के जो सॉवरेन हैं, उन सभी को इम्यूनिटीज मिली हुई है, तो वो भी एक अपवाद में आते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो अपवाद के हैं, जो राइट टू इक्वालिटी के अपवाद हैं। और दोस्तों, इसका 2-3 पहलू और है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष संरक्षण, समान संरक्षण, ये कहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया? अमेरिका के संविधान से। और इसका मतलब है कि ऑल पर्सन इन सिमिलर कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस शैल बी ट्रीटेड अलाइक, प्रत्येक व्यक्ति समान परिस्थिति में समान व्यवहार का हकदार है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किए जा सकते हैं कहां पर? बिटवीन द ग्रुप, लेकिन नॉट विद इन द ग्रुप। मान लीजिए कि झाबुआ का आदिवासी, चूंकि बहुत पिछड़े हुए हैं, वहां पर भील है, भिलाला है, पटलिया हैं, उन्हीं का सब कास्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए भारत सरकार को ये समझ में आता है कि यहाँ के आदिवासी जो हैं वो देश के अन्य आदिवासी से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में
क्लासिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। क्लासिफिकेशन दूसरे आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक विशेष क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। भारत सरकार को रॉकेट लॉन्च करना है तो उसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए भारत सरकार नियम बना सकती है। तो लेकिन कहने का आशय यह है कि विद इन जो है ग्रुप में नहीं कर सकती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार भील और भिलाला के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव करे, अलग अलग कानून बना दे, अलग अलग प्रोटेक्शन कर दे, अलग अलग वर्गीकरण कर दे, तो वो अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट कैन मेक सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ लेस प्रिविलेज क्लास। अब जैसे कि लेस प्रिविलेज क्लास में हमारे देश में कौन कौन से वर्ग आते हैं? महिला, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली चैलेंज पर्सन, इनको दिव्यांग कहा जाता है। ये सभी जो लेस प्रिविलेज क्लास हैं उनके लिए भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, सिटीजन और नॉन सिटीजन, एसोसिएशन, कंपनी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सभी को यह प्राप्त है। तो इस तरह से मैंने क्या लिखा कि पावर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेट के पास में मौजूद है। और इसी तरह से आपने देखा होगा जब ये अभी जो सिटीजनशिप एक्ट CAA भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू, जैसे बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस आदि जो अल्पसंख्यक लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ गए हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन उन्होंने मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान ये ऑलरेडी एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर कि 90% से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं और संविधान में भी लिख दिया गया इस्लामिक स्टेट, कोई सेकुलर स्टेट नहीं है वो तीनों स्टेट। तो कहने का आशय है कि राज्य को वर्गीकरण करने का अधिकार है। दोस्तों, वर्गीकरण के 3 आधार हो सकते हैं। पहला जैसे मैंने बताया ज्योग्राफिकल, भौगोलिक। दूसरा एक डिफरेंस इन टाइम। अब जैसे कि मान लीजिए पहले एडल्ट्री कानून था, धारा 494 IPC में, और उसमें अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, उस कानून को ही खत्म कर दिया। क्यों? कि ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जरूरी था। अब जैसे मान लीजिए प्रोहिबिशन, मद्य निषेध, अब ये तो राज्य सरकार ये कानून बना सकती है कि जैसे बहुत बिहार में, गुजरात में मद्य निषेध का कानून बना हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ये भी कर सकती है कि किसी विदेशी के लिए मद्यपान में छूट दे, एक्सेप्शन है, ये उसके अख्तियार में है। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ ट्रेड, पेशा, कॉलिंग, इनके आधार पर भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग जो पद हैं उसके लिए राज्य सरकार अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। 3 प्रकार, लेकिन बशर्ते कि जो वर्गीकरण हो वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो,
उसमें भाई भतीजावाद नहीं हो, निपोटिज्म नहीं हो, वो जनता को दिखे कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसमें किसी जाति या वर्ग या धर्म या किसी रेस या रेसिडेंस उसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बल्कि विशेष रूप से मेरिट को केंद्रित करते हुए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के व्यापक हित को तय करने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 15, अब आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर वर्ड है ओनली, केवल रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान या जाति या सेक्स, लिंग या रेस और धर्म, इसके आधार पर, केवल उसके आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे प्लेस ऑफ बर्थ है, निवास स्थान, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आदिवासियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ आप रह नहीं सकते हैं। मिजोरम में, नागालैंड के कुछ इलाकों में, अबूझमार इलाके में, छत्तीसगढ़ के राज्य में, तो ऐसे जगह जहाँ पर कि बाहरी आदमी को जाने से वहाँ के आदिवासी असुरक्षित हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं और ना वहाँ पर रह सकते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं। जैसे रिलीजन के मामले में मान लीजिए, अब मान लीजिए कि भारत सरकार ने कोई मंदिर कब्जे में ले लिया, अब उसका पूरा व्यवस्थापन वहाँ के उस जिले के कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। अब ये मंदिर जो है वो हिंदुओं का है, तो स्वाभाविक तौर पर जो उसके पुरोहित होंगे, जो पुजारी होंगे, वो किसी दूसरे धर्म के तो होंगे नहीं, उनको हिंदू धर्म के पुजारी को ही रखना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। कुछ जो पेशा हैं उसमें महिलाओं को पहले नहीं जाने दिया जाता था, अब तो सेना में भी महिलाओं को कमीशन मिलने लगे हैं और ये अच्छी शुरुआत है। पहले महिलाओं को उससे रोका गया था कि महिलाएं कमीशन ऑफिसर नहीं हो सकती हैं। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, और लेकिन राज्य जो है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर सकती है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल व्यवस्था कर सकती है, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। क्यों? कि हमारे संविधान की जो मंशा है वो क्या है, एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। और समतामूलक समाज कब स्थापित होगा? जब प्रत्येक नागरिक एक डिग्निफाइड लाइफ लीड करे, एक प्रतिष्ठित लाइफ लीड करे, उसको भी एक भाव उत्पन्न हो कि वह इस देश का है और इस देश के लिए वो कुछ कर सकता है ना, और वो मेन स्ट्रीम जो हमारे समाज की जो मूल धारा है उसमें वो शामिल होकर के अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके। तो उसके लिए उसको सक्षम बनाना होगा। और भारतीय संविधान यही चाहता है कि जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, इनको जो वर्षों से परित्यक्त रहे हैं, साइडलाइन में रहे हैं, मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आए, उनको मेन स्ट्रीम समाज के मुख्य धारा में ला करके उनको एम्पावरमेंट किया जाए, उनको ताकत प्रदान किया जाए, ताकि वो हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दे सकें। दोस्तों आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? रोजगार के अवसर के समय केवल हमें काम केवल सिटीजन को मिल सकता है, नॉन सिटीजन को नहीं मिल सकता है। तो यहां पर नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो रोजगार के अवसर हैं, वहां पर किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बताया गया कि धर्म, जाति और वंश, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान और या लिंग, इनके आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेट को यह अधिकार है कि वह विभिन्न पद के लिए विशेष प्रकार की योग्यता निर्धारित करे और इसके लिए किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। स्टेट का विशेषाधिकार है कि वह तय करे कि किस पद के लिए किस योग्यता की जरूरत होगी। तो लेकिन यहां भी एक्सेप्शन दिया गया है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए मस्जिद के मामले में जो वहाँ जो मस्जिद के जो पुजारी होंगे निश्चित रूप से जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हों वही होंगे, उलेमा होंगे, दूसरा तो होगा नहीं। तो वहाँ पर उस धर्म के मानने वाले को सरकार नियुक्त कर सकता है अगर सरकार ने मस्जिद को खुद टेक ओवर कर लिया है। अब उसका प्रशासन सरकार द्वारा स्वतः किया जा रहा है। दोस्तों, अब अगला पॉइंट क्या है? आर्टिकल 17 ये क्या बताता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सभी प्रकार के अस्पृश्यता का अंत, और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के खास करके हिंदू समाज में यह कोड है। मुसलमान समाज में भी हम देखते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ भी अस्पृश्यता फैल गई थी। ऐसा नहीं केवल हिंदू तक ही सीमित रहा था, हालांकि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ था। अब जब हमारा देश का संविधान बना तो सभी प्रकार के जो अस्पृश्यता अपनाई जाती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसे पनिशेबल कर दिया गया है, दंडनीय अपराध। और इसीलिए भारत सरकार ने 1955 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया और बाद में उसको सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में परिवर्तित किया गया, कठोर दंडात्मक व्यवस्था की गई। फिर भी सरकार ने देखा कि यह कानून तो बहुत मजबूत है नहीं, अभी भी अस्पृश्यता चल रहा है, कमज़ोर वर्गों खास करके एससी और एसटी के साथ में बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती हो रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है, मारपीट बहुत ज़्यादा हो रही है गांव देहातों में। तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 1989 में 1989 में ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया और उसे लागू किया। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी छूट प्रदान नहीं किया गया था, इसमें कोई एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। अगर आपने या जानते हुए शेड्यूल कास्ट माने अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के साथ में मारपीट किया तो आपके खिलाफ में धारा 3(1)(10) का अपराध पंजीबद्ध होगा और आपको जेल जाना ही होगा, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, कोई बेलेबल ऑफेंस नहीं है कि आपको थाने से बेल मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगी। आपको कोर्ट में ही जमानत कराना होगा जब आप जेल में रहेंगे। तो ये कड़ा कानून
का बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के मामले में, जो पाकिस्तान से भी बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में, वहाँ पर एक दलित महिला मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हिंदुस्तान जैसे ढांचागत समाज में, जहाँ पर हिंदुओं में हजारों वर्ष से ऊंच नीच का भाव रहा है, अस्पृश्यता रहा है, दबे कुचले लोगों को समाज के मुख्य धारा में कभी आने नहीं दिया गया आज़ादी से पहले तक, तो वो दलित वर्ग की महिला हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। और इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, और यह है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में पास कराया था। दोस्तों, लास्ट में समता के अधिकार में क्या शामिल है? धारा 18। अब आप जानते होंगे कि अंग्रेज के शासनकाल में जो उनके चाटुकार होते थे, पिट्ठू होते थे, बड़े बड़े नवाब महाराजा, उनको विभिन्न उपनामों से, विभिन्न पदवियों से अंग्रेज सरकार सम्मानित करते थे, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, इस टाइप के टाइटिल, अनेक प्रकार के बड़े बड़े टाइटिल से उन्हें नवाजे जाते थे, तो क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के सबसे बड़े पिट्ठू थे। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने संविधान लागू किया, तो आर्टिकल 18 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नो टाइटिल, किसी प्रकार का कोई पदवी नहीं स्वीकार किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जैसे किसी ने अपने अपने फील्ड में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किया है, मिलिट्री में या सिविल में मिलिट्री या सिविल क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऐसे जो टाइटिल है वो दिए जा रहे हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। जैसे कि सिविलियन, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी उपलब्धियां उन लोगों को दी जाती है जो सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल किया है। ऐसे व्यक्ति को इन सब टाइटल से नवाजा जाता है, प्रत्येक साल नवाजा जाता है। उसी तरह से सेना में जो अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन जिनके द्वारा किया जाता है, उनको भी विभिन्न प्रकार के मिलिट्री टाइटल से डेकोरेट किया, सम्मानित किया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, परम वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो सरकार ने बहुत सारी टाइटल ऐसे मेरिटोरियस अधिकारियों के लिए, समाज सेवियों के लिए बनाया है, उन्हें हर साल दिया जाता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि ये जो टाइटल, अब जो सम्मान जो दिए जाते हैं, वो जन्म के आधार पर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत अचीवमेंट के आधार पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धारा 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी धारा मिल करके समता का अधिकार का निर्माण करते हैं, और यह हमारा मूल अधिकार है। तो दोस्तों, आपको यह लेक्चर मेरा कैसा लगा? आप ज़रूर उसको शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।